4 महीने बचे हैं आपके एंडी एग्जामिनेशन में। देखो, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 4 महीने भी सफिशिएंट है। और ये वीडियो हम लोग इसलिए लेकर आए कि 4 महीने में करना आपको क्या है। हम लोग बताएंगे कि पहले महीने क्या करना है, दूसरे महीने आपको क्या करना है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आप लोगों की रिटन एग्जाम होगी अप्रैल में। हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज राहुल परमार और मेरे साथ है प्रथमेश निरंजनी सर। आज हम लोग आए हैं आपके अगले इन 4 महीने के, पूरे 4 तो नहीं बचे हैं, बट मोटे मोटे जो 4 महीने हैं उनमें हमारा इस एनडीए की प्रिपरेशन को लेकर के क्या प्लान होगा, हम सारी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आपके तरीके होने चाहिए इन आखिरी के दिनों में 100% यूटिलाइज करने को, आज हम उनकी बात करेंगे। बिल्कुल सर, 4 महीने बचे हैं आपके एंडी एग्जामिनेशन में। देखो, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 4 महीने भी सफिशिएंट है। और ये वीडियो हम लोग इसलिए लेकर आए कि 4 महीने में करना आपको क्या है। हम लोग बताएंगे कि पहले महीने क्या करना है, दूसरे महीने आपको क्या करना है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सर, हम सब जानते हैं कि जो 4 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले तो सर एग्जाम का पैटर्न हमें जान लेना चाहिए। आप लोगों की रिटन एग्जाम होगी अप्रैल में। अब रिटन एग्जाम हमारे 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 0.83 की माइनस मार्किंग होती है। याद रहेगा, 1/3 कटता है एक प्रश्न का, तो आपको 1/3 यहां पर माइनस मार्किंग। सेम डे आपका ब्रेक के बाद होगा जीएटी का एग्जाम। जीएटी के एग्जाम का अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से टोटल 600 मार्क्स वो कंटेन करते हैं, प्रति क्वेश्चन 4 मार्क्स, है ना। ड्यूरेशन 2.5 घंटे का, सेम जो मैथ्स के साथ था। और नेगेटिव सर वही -1 -3 थी, तो -1.33 जाएगा आपको, 1/3 यहां पे भी जाएगा। तो ये आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन का पैटर्न होगा। पैटर्न है, क्योंकि सर कुछ कट ऑफ की और इनकी भी बात बिल्कुल सर, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो, ये चीज याद रखना, कट ऑफ हालांकि अपना मेन मोटिव कट ऑफ नहीं होना चाहिए, कट ऑफ से ज्यादा ही नंबर लेकर आना है। क्योंकि सर मेन मोटिव हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर आना है। बट स्टिल कट ऑफ एक बार देख लिया जाए। सर उसके पहले सब्जेक्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पेपर ए तो सर क्लियरली इंग्लिश का होता है, आप सब जानते हैं। पर पेपर बी के बारे में बात करें तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक्स। याद रखना, इकोनॉमिक्स के सवाल भी यहाँ पर आते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे। और क्योंकि सर ये करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने सारे मतलब जीएटी के पेपर का डिस्कशन होगा। जी सर, याद जीएटी रखना के अंदर है। पेपर ए, मतलब आपका मैथ्स अलग है, ये जीएटी को हमने 2 पार्ट में बिल्कुल सर, और जीएटी में इंग्लिश भी है। और बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें याद रखिएगा। तो पार्ट 1 इंग्लिश और पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज, जो कि सब्जेक्ट सारे यहाँ पर अपने मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या तरीका होना चाहिए? सबसे पहला कंसिस्टेंसी। अब सर हम जब से पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू के अंदर भी और हमारे करियर के अंदर भी, हम हमेशा स्टूडेंट को यही बात कहते आए कि अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए तो यू शुड बी कंसिस्टेंट और यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, लगत प्रयास करना। देखो क्या होता है कि हम जब चीजें पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कल ही मुझे फल मिल जाए, बट वो फल इतनी आसानी से नहीं मिले। देखो 12 अप्रैल के दिन तो परीक्षा में तक अभी समय है। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि धैर्य के साथ लगे रहना, क्योंकि आज तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कंसिस्टेंसी नंबर 1 कि कुछ भी हो जाए अपनी डेली प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्लासेस रोज अटेंड करो, चीजें देखो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो करना मत छोड़ो। संडे को रिवीजन डे बना लो सर, साथ में रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, और बैकलॉग मत होने देना। देखो क्या होता है ना कि बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है सर कि बैकलॉग रख लेता है। और राहुल सर क्या बोलते हैं, बैकलॉग एक पाप की तरह होता है। और बिल्कुल है, क्योंकि बैकलॉग अगर आपने कर लिया तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात याद रखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा। तो जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो ना पूरे वीकली, उसको रिवीजन करना। रिवीजन के बिना एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता सर, क्योंकि बच्चा रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है, और केवल एग्जाम को बस सिलेबस कंप्लीट कर लो ये करता है, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। सर इसके अलावा 3 पॉइंट्स यहाँ पर और है, आप बताइए तीनों मेन चीज हमारा सबसे, मतलब जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है या फिर कोई सा भी कमीशन कंडक्ट कराता, उन सारी का जब चेक किया जाता ना कि क्वेश्चन कहां से उठे, तो फंडामेंटल किताब हमारी एनसीईआरटी से उठते। वो साइंस हो, वो हमारे जीएटी के सब्जेक्ट्स हो, इन सारे सब्जेक्ट को आप बेस्ट बना सकते हो इन्हीं एनसीईआरटी की मदद से। साथ ही साथ इंग्लिश को आपको अलग से बेहतरीन ध्यान देना होगा। उसके लिए क्या करना होगा आगे हम बात करेंगे। और पीवाईक्यूएस, ये तो जड़ है, ये पढ़ने का तरीका और ये प्रश्न कैसे आते हैं। पीवाईक्यूएस आपको ये बता देंगे कि अभी तक एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये प्रश्न तो पूछा गया, आप अंडरलाइन करोगे। और जब अगली दफा जब ये रिवीजन करने जाएंगे सर, तो वही चीज आपके दिमाग में आएगी। और ऐसे ही सिलेक्शन होता है। यही एक तरीके होते हैं किसी भी परीक्षा को निकालने के। बिल्कुल बिल्कुल। आगे अगले पॉइंट्स को देखते हैं सर। अब सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ तो देखा जाए तो देखो, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। अगर आप रिटर्न के बारे में बात करें, रिटर्न के टोटल नंबर है सर 900 में से अगर मैं मैक्सिमम कट ऑफ भी यहाँ पर देख रहा हूँ तो 360 यहाँ पर गया है। 900 का 360 कितना होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आधा भी नहीं है, नहीं होता, आधा भी नहीं। और ये तो एक बार गया। इसके अलावा देखो 291 एनडीए 1 2024 के अंदर गया था,
305, 301, 292 यहाँ पर गया, 355 गया। तो सर मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि हर बच्चे को टारगेट जो है, आप देखिएगा, बढ़िया मेहनत करो, मिनिमम टारगेट 500 प्लस रखो। मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं, मिनिमम 500 प्लस सर अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप अगर शुरू से जो हमने बात बोली ना, कंसिस्टेंसी, सर ने बोला रिवीजन, नो बैकलॉग, अगर इनको लेकर के चलोगे ना तो 500 लग जाएगा। और भाई 500 के लिए ट्राई करोगे ना, लिटरली बोल रहा हूं, कोई अभी मुगालते पालने के लिए नहीं बोल रहे, 500 के लिए ट्राई करोगे और 475 पार भी पहुंच गए, बहुत बढ़िया। तो सर मेरिट में बहुत फायदा मिलेगा आखिरी तक आपको, क्योंकि ये प्रीलिम की तरह नहीं है यूपीएससी की कि सिर्फ आपको मेंस के लिए एलिजिबल कर रही है, इसके नंबर जुड़ेंगे आखिरी तक, तो आपको शुरू से कमांड। सर देख रहे हैं फाइनल कट ऑफ, ये देखो 1800 में से फाइनल कट ऑफ है तुम्हारे एसएसबी के 900 मार्क्स में से, फाइनल कट ऑफ भी आप देख रहे हैं। तो सर मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पर 723 मैक्सिमम यहाँ पर जा रहा है। मतलब सर 1800 में से सर 723, मतलब 50% भी नहीं जाता है, समझना पड़ेगा सर। और सर जैसे बच्चा अपन ने बात की 450 ही मार दे, बिल्कुल। अब 450 आपने मारे, सिर्फ आपके 254 रन बचे, 254 या फिर 204 और आपको चाहिए, जो कि एसएसबी में आप अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल सर अचीव किया जा सकता है आराम से। बट शुरू से अगर पेस लेकर के चले ना तो भाई फायदा तो होगा, बहुत फायदा सर। रिटर्न में जितने ज्यादा नंबर एसएसबी में, उसके आपके एग्जाम क्लियर करने के बाद एसएसबी में अगर कम नंबर भी आ गए ना, गड़बड़ भी हो गई, तो भी मेरिट लिस्ट में आ ही जाओगे, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तुम्हारा मेरिट लिस्ट में रिकमेंड होना नहीं है, रिकमेंड तो हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में आओगे कि नहीं वो ज्यादा। तो ये कट ऑफ को दिमाग में थोड़ा रखना, गेम चेंजिंग मोमेंट होता है बिल्कुल। और इससे एक और चीज भी समझ में आती है, सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि आधा भी नहीं जा रहा है, और आधा नहीं जा रहा तो तुम क्यों पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? मतलब अगर वहां पे 150 क्वेश्चन पूछे गए तो हमको 150 ही क्यों करना है? अरे 100 ऐसे सिलेक्ट करो जो दमदार हो। बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल 100 सिलेक्ट करो, 50 को अरे यार स्किप भी कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। देख लो अब कट ऑफ का आंकड़ा आपके सामने। बट हाँ, जब हम गलत करने जाते हैं ना, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो आपके 3 तो कटे, पर उन 3 से 4 नंबर बन जाता है, जो कि एक करेक्ट का भी लेके जाता है। आप समझ रहे हो, वो भी नंबर कटेगा ना 1.3 जुड़ के। तो इसलिए आपके साथ एक ही कंसर्न रहता है। आगे बढ़ते, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला पेपर होता है हमारा, है ना, 300 नंबर का होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक एलजेब्रा। एलजेब्रा से लगभग आपका 50 से 60 मार्क्स का आ जाता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से मार्किंग है। फिर आ जाता मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन 30 से 40 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा 40 से 50 नंबर, एनालिटिक्स एंड जियोमेट्री 20 से 30 नंबर, डिफरेंशियल कैलकुलस आपके 40 से 50, इंटीग्रल कैलकुलस 20 से 30, वेक्टर अलजेब्रा आपके 10 से 20 और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 से 20। ये एक मोटा मोटा जायजा है। अभी तक जो परीक्षा पूछी गई उनका एक ऑन एन एवरेज निकाला तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे भी ज्यादा गहराई में आपको राज रोशन सर बताएंगे। जब आप क्लास में जाओगे तो स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ उनसे डील कैसे करना वो भी आपको वहां बताई जाएगी। ठीक है सर? बिल्कुल सर। मैथ्स में अब देखो, मैथ्स के अंदर ये चीजें हैं सर। इसके अलावा मैथ्स में देखो अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सर एक बात हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मैथ्स का एक बहुत बड़ा डर है। डर तो है देखो, बट मैथ्स में एटलीस्ट तुमको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि तुम सेक्शनल कट ऑफ निकाल दो, आपको कम से कम लाने पड़ेंगे। जीएटी सर इनका बहुत अच्छा है, बोलते हैं सर जीएटी में 600 में से सर मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगा, पर ठीक है वो कोई बात नहीं, वो चीजें ठीक है। बट आपको देखो मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या पकड़ना है, वो टॉपिक्स जो आसान और जिनका वेटेज ज्यादा है। जैसे अलजेब्रा के बारे में सर ने बताया कि सर 50 से 60 नंबर के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों वेट करो? अलजेब्रा के अंदर टॉपिक्स देखो इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज। सर इस बहुत आसान टॉपिक है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, ये सबसे आसान है, इसको पहले करो। आसान को पहले करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि अब मैं कर सकता हूं। अब सर ये क्या करते हैं कि मैथ्स में डायरेक्ट डिफिकल्ट पे चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है। तो पहले सबसे पहले ये करो, बिकॉज वेटेज भी ज्यादा है सर और टॉपिक्स यहाँ पे आसान भी है। ये बेहतर तरीका है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी जिसकी आप डिमांड कर रहे थे ना, लिटरली वो ऐसी ही होनी चाहिए। क्यों सर? वही उठाओ जो कट ऑफ के पार लेकर के जाए, और आपको क्लास के अंदर इसके बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल सर। अब एक कुछ चीजें बताइए बच्चों को कि क्या चीजें मैथ्स में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर मिस कर देता है। मैथ्स याद रखना जड़ है एनडीए में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा पेपर है उसका, और बच्चा सर उसको अवॉइड करता जाता है। सर क्या पॉइंट्स है आप एक बार बता दीजिए। सबसे पहले मैथ्स से डील करने का तरीका होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी। देखो क्या है, जीएटी के क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं, मैथमेटिक्स नहीं होता। मैंने मैथमेटिक्स में तो जो पर्टिकुलर है वही पर्टिकुलर है, आपको जो आंसर लाना होगा वही। जीएटी में आपने दिमाग लगा लिया, ये नदी वहां से गुजरती है, पहाड़ वहां था, इनसे जोड़ जाड़ के आपने कर लिया, पहुंच गए। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, आपके पास टिप्स, ट्रिक्स और एक्यूरेसी होना चाहिए विद स्पीड। ये चीजें आपके लिए बहुत काम करती। एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत ज्यादा अलग तरीके से हमने मेंशन किया है कि अगर आप एग्जाम दोगे, आपका टारगेट है कि मुझे मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आना है,
ओवरऑल मेरिट लिस्ट के लिए, तो आपको शुरुआत से एक स्पीड के साथ खेलना होगा। और उसके लिए भी जो आपको क्लास के अंदर टिप्स बताई जाती, छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताए जाते, फॉर्मूलास, और उन्हीं फॉर्मूला का बार बार रिवीजन अलग अलग जगह पर ले जाकर के उनको प्रैक्टिस करना है। इनको जब करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मेमोरी सिंपल कैलकुलेशन सच एज स्क्वायर एंड क्यूब, सिंपल कैलकुलेशन को जनरेट करना हमें, साथ ही साथ मेक नोट्स फॉर द शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूला, बता दिया आपको। फॉर्मूला और शॉर्टकट्स को जितना आप बना लोगे, जितना तोड़ लोगे अपने तरीके से, उतना बेहतर है। अपने कमरे में चिपका लो, बिल्कुल जो फॉर्मूले होते हैं उनको चिपका लो, जो ज्यादा जहां से क्वेश्चन उठते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान देना और इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करना। बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए यहाँ पर, बहुत बढ़िया चीजें। देखो याद रखना, मैथ्स में चीजें प्रैक्टिस से ही होगी, इस बात को दिमाग के अंदर रखना। दूसरी बात क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा मायने रखती है। स्पीड तुम लेकर आ गए, एक्यूरेसी नहीं है तो मतलब नहीं, इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना। सर बाकी आपने जो चीज बोली ना, ये चीज है ना, ये बच्चे को अटकाती है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना, स्क्वायर क्यूब तुमको नहीं पता है, तुम वहां पर मल्टीप्लाई करते हो, 32 का क्यूब क्या है, अब 32 मल्टीप्लाई बाय 32 बाय मल्टीप्लाई याद होना चाहिए, सही बात। ये मगअप कर लेना, कम से कम 25 तक के स्क्वायर और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि सर बच्चा मैथ्स में क्या होता है कि जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो ना, तो एक तरह के सवाल जब आप करते हो लगातार 5-6 बार, तो आपको समझ में आता है कि अरे इसमें ये वाली ट्रिक यहाँ पर लगती है। वो ट्रिक है ना, नोट करके रखना कहीं ना कहीं पर, बिकॉज बहुत सारा बच्चा गलती करता है कि सवाल करते टाइम तो वो ट्रिक याद आ जाती है सर, पर वो नोट नहीं करता, उसको नोट कर लेना, क्योंकि जब बाद में रिवीजन करोगे तो ट्रिक ही काम आने वाली है। और सर मैथ्स में एक ही चीज चलती है, ट्रिक। सही बात है, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जितना आप करो। और सर ने सही बोला, अगर कोई सोल्यूशन ट्रिक से हो जा रहा है तो उसको लिख लो, कम से कम तो अगले सेम क्वेश्चन में आपके काम आ जाएगा सर। और अभी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो भूलने के चांसेस बहुत रहते हैं, बिल्कुल, इसलिए नोट डाउन करना बेहतर रहेगा। अगला जाता इंग्लिश का सर ने बताया था, जीएटी के अंदर पार्ट ए 50 क्वेश्चन आते, 200 नंबर अपने आप में दम है। पहला तरीके जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं, वोकैबुलरी, बिल्कुल, रीडिंग स्किल, बेसिक ग्रामर रूल और प्रैक्टिस। इन चीजों के ऊपर हमें काम करना, कैसे काम करना, आइए उनकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये वो टॉपिक से जहां से आपके क्वेश्चन उठे हुए खूब। कहां से सर? ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स 5 क्वेश्चन, वर्ड क्लासेस, एनाटॉमी, पैसेज, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सामने इनसे उठे हुए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर 10 उठे तो 40 के। ये बात आपको याद रखनी होगी, इतने क्वेश्चन यहां से उठते हैं, तो इन टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना। अब इंग्लिश के लिए फोकस क्या करना है सर, बताइए प्लीज। सर देखिए, इंग्लिश में 3 चीजें ध्यान रखो। मैं इंग्लिश के अंदर एनडीए में नंबर 1 इज वोकैब, नंबर 2 इज योर रीडिंग स्किल, नंबर 3 इज योर ग्रामर। ये 3 चीजें आपको पकड़ के चलनी है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं मानता हूं सर, वो रीडिंग स्किल इनकी। जितना हो सके उतना रीड करो, बिकॉज देखो बहुत सारे सवाल है ना आपके रीडिंग स्किल से हो जाएंगे। पैसेज के बारे में बात करें, कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में बात करें, रीडिंग स्किल से हो जाते हैं। दूसरा वोकैब में याद रखना, एंटोनियम, सिनोनियम, जैसे सर ने बात करी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो भी कैसे आते हैं, रीडिंग से ही आने वाले। क्यों? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, रीड करा, नया वर्ड आपको मिल गया। जितना रीडिंग करोगे उतना अच्छा है, तो डेली प्रैक्टिस करो। उसके बाद सर ग्रामर में यहाँ पर लिखा है कि बेसिक ग्रामर रूल्स याद रखो। देखो बेसिक ग्रामर रूल्स इंग्लिश में प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं क्लियरली आपको बताऊं, ग्रामर से रूल आप रट लो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं, जब तक आपको उसको अप्लाई करते नहीं आएगा ना, जब तक आप खुद देखोगे नहीं कि अच्छा यहाँ पर ये एरर मिल रही है मेरे को, इसका यहाँ पर ए एन कहां पर लग रहा है सर, द कहां पर लगाना है, तब तक ग्रामर के रूल रटने का मतलब नहीं। तो देखो हम यहाँ पर ग्रामर बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रूल्स को रट लेना। यहाँ पर क्लियरली लिखा है क्वेश्चंस भी लगाना सर। सही बात, क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, रटने से नहीं आएगा ग्रामर तुमको। पीवाईक्यूएस, बिल्कुल पीवाईक्यूएस है सर। मैं तो ये कहता हूं कि एंटोनियम, सिनोनिम्स, वोकैब है ना, तुम एटलीस्ट पीवाईक्यू की भी कर लोगे ना, तो तुम्हारे इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। सर आप देखो ना, एक पेपर में 50 क्वेश्चन, बिल्कुल, एक साल में 100 क्वेश्चन, बिल्कुल, और आप अगर पिछले 10 साल के भी लगाओ तो आपके पास आ जाएंगे 1400 क्वेश्चन। क्या बात है, कितनी प्रैक्टिस हो सकती है, बहुत प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए, बहुत ज्यादा। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, बिल्कुल आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे आप बताइए थोड़ा सा कि ये जो वोकैब है उसको किस तरीके से बच्चा कर सकता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, वोकैबुलरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहली चीज तो वोकैबुलरी की प्रैक्टिस आपकी सर क्लास में भी कराते हैं, बट अकेला आपको भी मेहनत करना होगा, और आपको मेहनत करनी होगी न्यूज़पेपर के चलते। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है, और ऐसा मन करता है कि अरे यार 2-3 घंटे खा जाएगा, बट लिटरली जब आप उसको 2-3 घंटे हाँ खाता ही है वो, ऐसा मत समझना आपका टाइम जाया, और वो लेता ही है 2-3 घंटे। पेपर बड़ा आता है, उस पेपर को पढ़ोगे, कोई एडिटोरियल पढ़ोगे, कोई आर्टिकल पढ़ोगे, और उस आर्टिकल के अंदर जो कोमा, फुल स्टॉप, जो पंक्चुएशन यूज किया, पढ़ते वक्त जो ठहराव आएगा, आपकी बोली, आपकी भाषा, आपकी रीडिंग, आपकी वोकैब बेहतर होती ही जाएगी। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, और साथ साथ इससे आपका एक और सब्जेक्ट यानी करंट अफेयर भी तैयार हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बेहतर है। लर्निंग 20 to 30 न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, प्रतिदिन लर्न करो कि 25 से 30 वर्ड, और जो 25 से 30 आज लर्न करे, कल उनको 25 से 30 को देख लो। देखो 25 वर्ड को देखने में कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट,
प्रति वर्ड को 1 मिनट तो नहीं दोगे ना, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप, और पिछले 10 मिनट में कल वाले को देख लो। तो ऐसे करके जब आप रिवाइज करोगे तो वो होंगे। यूज एप्स, बहुत सारी एप्स ऐसी आती है, इवन पीडब्ल्यू की ऐप है बहुत सारी जहां apps पर आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हो। उनके सामने एक एआई टूल बना हुआ है, जैसा आप बात करेंगे आपसे वो बात करेगा। ये आपकी क्या करता है, एसएसबी की भी मदद करता है, आपका बोलने का अंदाज, आपकी पकड़, आपकी चीजों को सुधारता है। तो स्पोकन इंग्लिश अच्छी हुई। और पास्ट वोकेब्स जो पुरानी आपने पढ़ी थी उनका रिवीजन, जैसा कि हमने कहा कि पास्ट का रिवीजन नई को ऐड करना, इनके साथ साथ इंग्लिश तैयार होगा। याद रखना, ये सिर्फ अकेला इंडिया के लिए तैयार नहीं होगा, ये आपको ताउम्र आप थैंक यू बोलोगे कि सर हाँ आपने वो बात बोली थी और काम आई। अखबार पढ़ने की आदत आपके लिए बहुत अच्छा कर देगी, आपको हर जगह, इवन गॉसिप्स में भी आप काफी आगे निकल जाओगे अगर अखबार का शौक रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। आगे बढ़े सर, अगला जाएगा हिस्ट्री सर। सर आगे अब हम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं आपको। देखो क्या है, सारे वैसे सब्जेक्ट सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या है कि जितने भी फैकल्टीज हमारे हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ टॉपिक्स करे कि यहाँ से सर सवाल आते ही आते यहाँ से आने ही है। आप कुछ और करें तो एटलीस्ट इनको आप करिएगा इसे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें सर, मौर्यन, अगर मैं हिस्ट्री में बात करूँ तो जल्दी करूंगा मैं, थोड़ा सा इंडस वैली सर इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, भक्ति सूफी मूवमेंट से सवाल आना ही है, गुप्ता एम्पायर्स काफी इंपॉर्टेंट है, मराठा से सवाल आना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम था मुगल्स वाला, टैक्सेशन पूछा जाता है कई बार, तुगलक के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका जो सिस्टम पूरा था उसके बारे में कई बार सवाल आ जाते हैं। और सर इसके अलावा अगर मैं मॉडर्न के बारे में बात करूं, गांधीयन एरा और सोशल रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए में। मॉडर्न इंपॉर्टेंट है अभी एनडीए के हिसाब से, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पूछते हैं, पर सर सवाल एक आध आता है, बहुत आसान आता है। ओके, मतलब सवाल तो ऐसे आते हैं सर वर्ल्ड हिस्ट्री के कि मतलब इन टॉपिक्स को अगर किसी ने शक्ति से भी कर लिया ना तो भी वो सवाल बना के तो आ जाएगा, इतना है। तो ये आप करिएगा सर। हिस्ट्री में तो ये हो गया सर, अब आप ज्योग्राफी के बारे में बताइए। ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले 25 क्वेश्चन आते हैं अपने, तो एक वेटेज इसका बड़ा है। ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी, इनके कॉन्सेप्ट जो आपको क्लास में आपके टीचर बताए उनके ऊपर ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से, कभी टाइम का, कभी जोन्स का पूछ लिया जाता। माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इन माउंटेन्स के ऊपर वॉल्केनिक रॉक्स, सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते। अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड रेस, रेस के नाम में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव। ये जो रेज है इनके वेवलेंथ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इनका पावर, एनर्जी चार्ज, ये सब पूछा जाता है। विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स, डायरनल विंड्स, जो विंड्स होती है लोकल विंड्स, वो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल टेम्परेचर, करंट अफेयर पे जाता है साइक्लोन से रिलेटेड। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में ग्रासलैंड्स पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, तो सबसे पहले फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ कोमा लगा हुआ है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनके बारे में, कोस्टल आइलैंड्स की इनके डिस्कशन होता है। फिर जाएगा रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर और दूसरी हिमालयन रिवर, इन सारी नदियों का पूछा जाता है, ये कहाँ से निकलती है, किस इलाके में जाकर के मर्ज होती है, ये स्टेटमेंट में आते हैं। ऐसे नहीं आते कि आपसे एकदम सीधा पूछ लिया, कभी कभी पूछ लेते कौन सी गंगा में डायरेक्टली जुड़ती है, कौन सी पश्चिम को चलती है, बट स्टेटमेंट में ज्यादा आते हैं। नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए, 106 नेशनल पार्क। सोइल एंड एग्रीकल्चर, यहाँ से पिछले साल भी आए, उसके पिछले साल भी लेटेराइट सोइल के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन सोइल के अंदर केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सा होता है, तो सोइल एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा हद तक क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी वाले इलाके से। डेंसिटी कहाँ की, सेक्स रेशियो कितना, लिटरेसी रेट, ये वाले जो स्टैटिस्टिकल डेटा उनको करके जाना प्रेजेंट ईयर के। और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी पोर्ट्स, रेलवे जो जोन से 17, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज फॉर द ज्योग्राफी। आगे बढ़े, अगला जाएगा पॉलिटी सर। पॉलिटी में सवाल आसानी आते तो बहुत लोड मत लेना। पॉलिटी के बारे में बात करें सर, प्रीएम्बल से सवाल, फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें बोरिंग आ जाते हैं आपके, शेड्यूल से सवाल आता ही है कि याद रखिएगा। इसके बाद डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप देखेंगे अमेंडमेंट से एक सवाल हमेशा आ रहा है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे सवाल आते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सवाल यहां से आना ही है, मतलब तय है सवाल यहां से आना। तो सर ये था पॉलिटिकल साइंस का। अगले इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्लानिंग इन इंडिया, मेजर स्कीम्स और मनी। सबसे ज्यादा आप ध्यान दो प्लानिंग इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट। आप जो 5 ईयर प्लान की योजना है, आप उनके साथ जाइए, आपको देशराज सर पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, और बहुत ज्यादा हद तक आपकी इसमें मदद हो जाएगी। ज्यादा नहीं देखने, क्वेश्चन कम आते बट सारे क्वेश्चन बैठते हैं, सारे क्वेश्चन स्कोरिंग होता हो। फिर आ जाता फिजिक्स के अंदर भी सर 25 क्वेश्चन आते, दमदार होता है। काइनेमेटिक्स पर ध्यान देना, न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स, इनके ऊपर ध्यान देना। कक्षा ज्यादा से ज्यादा 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ना, और इससे अधिक विक्रांत सर आपको बताएंगे इन चीजों के बारे में, वहां भी आपकी बेहतरी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स करना, फिजिक्स में के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना ज्यादा, वो भी इन टॉपिक्स के है ना, थ्योरी मत करते रहना। अगला सेल, तो सेल, कॉमन डिसीजेस, टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
ये सारे के सारे आप अगेन 9th और 10th के एनसीईआरटी के साथ जाइए, और इसके अलावा जो सौम्या मैम आपको क्लास में बताएगी वहां से भी आप लोगों के लिए काफी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा केमिस्ट्री, तो रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। ये जाहिर सी बात है, आपने 9वीं और 10वीं में ये जो साइंस की किताब है उसमें ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। 9वीं 10वीं की साइंस आप पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी कुछ हद तक बाकी टीचर के द्वारा करवाई गई प्रैक्टिस। वो ये कि आपका 100% पीसीबी हो में जाएगा। तो अपन में कहते हैं ना कि भाई एनसीईआरटी बेस है तुम्हारा पीसीबी का, इसको सही बहुत बात है। मतलब क्लियर बेस मान के चलना। और सर सवाल तो मतलब ऐसे होते हैं, अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं कई बार, उड़ जाते उड़ जाते उड़ जाते एग्जैक्टली सीधे के सीधे। स्टेटमेंट एग्जैक्टली पूछ लेंगे तुमसे, तो उसको बिल्कुल बेस मान के करना, पीसीबी के लिए बोल रहा हूं मैं। सही बात है। चलिए। वो 9वीं 10वीं की तो आप घोल ही दो साइंस की बिल्कुल। किताब, है ना। आगे बढ़ते, अब करंट अफेयर। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन करंट सिनेरियो के ऊपर होते हैं, और वो करंट सिनेरियो में भी डिफेंस एक्सरसाइजेस। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जाहिर सी बात है डिफेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट, हमारे देश के साथ किसके रिलेशन है, पर्सन, प्लेस इन न्यूज, बुक्स, ऑथर एंड अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर कराई जाएगी। आपको टेलीग्राम पर मैगजीन्स भी प्रोवाइड की जाती है, और इसके साथ लोकेश सर की क्लास के अंदर आप इन चीजों को जान सकते हो। तो दिस इज फॉर द करंट सारे टॉपिक्स थे सर। अब इनको 4 महीने की स्ट्रेटेजी बता देते 4 महीने की, कि हर महीने तुमको करना क्या है। पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, 4 महीने में करना क्या है, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया ना सर, एग्जाम निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा। अब चलो बात सर, करते हैं सबसे पहले पहले ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो हर सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना हो आपको, चाहे पॉलिटी के, ज्योग्राफी को, जो बेसिक चीजें होती है ना। फॉर एग्जांपल की बात करें, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिए, मोशंस के कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिए। याद रखना ये पहला महीना केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को देना। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा बेस है ना, उतनी ज्यादा चीजें तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मास्टर कर लो बेसिक्स को। मैथ्स के अंदर आपने कोई टॉपिक उठा लिया, अलजेब्रा के अंदर उठा लिया, उसके रूल्स देखे, रेगुलेशंस देखे, बेसिक सवाल लगाना शुरू करो। मतलब हमारा पूरा फोकस बेसिक्स पे होना चाहिए। उसके बाद जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, स्पेसिफिकली पीसीबी के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उससे सवाल एग्जैक्टली आते हैं। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मैगअप नहीं करना है, इनको समझो और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझना शुरू करेंगे। सर तो पहले महीने का ऑब्जेक्टिव होगा ये, सर दूसरे महीने का क्या अगले होना महीने चाहिए? की बात कर लेते, सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखो, पहले में सर ने आपको बताया फाउंडेशन तैयार कर लो। अब जैसे फाउंडेशन तैयार हो गया, मतलब कि आपका बेस बन गया। अब बेस बन गया तो हमें जाना है स्पीड और एक्यूरेसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। अब आपने फाउंडेशन में तो सारी चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है सब जानते गए, बेस बना लिया पहले मंथ में। जब दूसरे मंथ की शुरुआत हुई तो हमें दौड़ना है कि कितनी जल्दी मैं इन चीजों को अचीव कर सकता हूं, कितनी जल्दी मैं इनको हंट कर सकता हूं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ दौड़ना, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए उनके ऊपर एक थोड़ा सा प्रिविलेज तरीके से ध्यान देना है। ओके, थर्ड मंथ सर तीसरा महीना जो है ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना? क्यों राहुल सर? तीसरा महीना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग 2 चीजों पे ध्यान देंगे। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे ध्यान देना है मैथ्स के लिए, बिकॉज मैथ्स के साथ दूसरे पे भी। कि देखो मैथ्स में स्पीड काफी मायने रखती है, हम सब जानते हैं। मैथ्स में कई बार क्या होता है ना कि बच्चा कहता है सर सवाल सारे आते थे बट मेरे छूट गए सवाल। क्यों? बिकॉज स्पीड बन नहीं पाई। तो इस मंथ में तीसरा जो महीना है, यहाँ से हम स्पीड पे ध्यान देंगे बट एक्यूरेसी के साथ। याद रखना एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम इसमें मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। एनी हाउ देखो शुरू करना ही सर, इसमें हम ये करेंगे कि फोकस स्पीड करेंगे मैथ्स के ऊपर, और पीवाईक्यू सारे लगा लेंगे मैथ्स के। 10 साल के पीवाईक्यू सारे लगाने, उसमें स्पीड एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक फुल मॉक टेस्ट मैथ्स का लगाएगा सर बच्चा, बराबर। रोज की बात कर रहा हूं, रोज लगाना है। एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट अलग से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जीएटी का पूरा मैं तो कहूंगा जीएटी का पूरा मॉक टेस्ट लगा लो। और अगर आप हो सके ट्राई करना तो एक सर फुल मॉक टेस्ट इनको लगा लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। मैथ्स, जीएटी सारा गैप लो बीच में आधे घंटे का, और दूसरा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। मतलब एक मॉक टेस्ट सर डेली लगाना ही, डेली पर डे लगानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और उसके बाद सर एरिया को एनालाइज करके उसको इंप्रूव करना सबसे बढ़िया चीज है। बिल्कुल, कि जहां गलती करी ना उनको एनालाइज करना। देखो क्या होता, पढ़ते गए गलत पढ़ रहे हो, किसको पता। तो जो पढ़ा है उसको एनालाइज भी करना है कि जो हमने जाना वो सही है या नहीं। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट में हो जाएगा। चौथे महीने के बाद आता है चौथा और आखिरी महीना, ऑब्जेक्टिव आपका रिवीजन। अंतिम पग है सर ये तो। अंतिम पग है, बिल्कुल सर, अंतिम पग की तरह है। और अंतिम पग कब है? जब पीछे से थ्रस्ट लेकर के आप आगे उठे, तब अंतिम पग रखाएगा आपका। मतलब जितनी भी चीजें आपने पीछे पढ़ी थी उन सारी चीज का आपको अब रिवीजन करना। अब उन चीजों को एज ए ग्लांस, जो छोटे छोटे नोट्स आपने बताए, जो कमरे में चिपकाया, जो सारी चीजें उनको देखते हुए चलना। रिवाइज करंट अफेयर ऑफ लास्ट 8 मंथ। ऐसा मत समझना कि परीक्षा तो 6 महीने में हो रही तो 6 का ही करूंगा। 8 महीने तक का आप रिवाइज करो, पुराना भी पूछ लेते हैं। दूसरा, एमसीक्यूज बेस्ड अप्रोच। अब
जो भी होगा मतलब मशीन की तरह, गन की तरह, दर 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 दर, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ। 2 फुल मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट लगाइए, और अगर आप रेगुलर लगा लो तो और अच्छा है। बाकी 2 मॉक टेस्ट आपको देना, रिवीजन MIQS ऑफ टॉपिक वाइज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs आपको टॉपिक वाइज लगाने। अब टॉपिक आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। फिर इसके साथ साथ एक छोटी बढ़िया चीज होती है नोट्स बनाने के लिए, माइंड मैप। आप किसी भी टॉपिक को एकदम तोड़ दो, ऐसा तोड़ लो कि एक सर्कल जिसके अंदर टॉपिक का नाम और उसके ब्रांचेस निकाल करके यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। माइंड मैप किसी भी चीज को पढ़ने का पैराग्राफ से बेहतर तरीका होता है, तो माइंड मैप से आप मदद कर बिल्कुल सर, सकते हैं। माइंड मैप काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर प्लानिंग, जो हमने भी करो, बताई बिल्कुल। और आपकी खुद की अपनी भी होनी चाहिए। अगर आपको हमारी अच्छी लग रही, ये आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, इट इज अ टेंटेटिव प्लानिंग, हमने हमारे बेस्ट अनुभव के अनुसार बनाई। बिल्कुल। बट अगर आपको वैसा लगे कि सर मैं इसको वैसे ज्यादा कर लूंगा, किसी का सर कोई स्ट्रांग होता है, किसी Obviously. का वीक होता है, तो आपकी सर्वोपरि रहेगी जो आप अपने दिमाग में बनाएंगे। मेक स्मॉल टारगेट, शुरुआत में छोटे बनाओ और उनको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते रहो, धीरे धीरे कर करके तेज होते जाओ। सर ये पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग क्या करते हैं मिस्टेक, कि आज मैं ज्योग्राफी का 3 से 4 चैप्टर खत्म करूंगा, साथ में मैथ्स के 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, और पॉलिटी के अंदर मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जब नहीं होते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज होती है। और जब 2-3 दिन सर ये चलता है तो बच्चा हार मान लेगा कि अरे यार मेरे से हो नहीं रहा। स्मॉल टारगेट से स्टार्ट करो, छोटी छोटी खुशियां जब मिलेगी ना तो धीरे धीरे, कहते हैं ना सर, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा, घड़ा बढ़ जाएगा। वो चीज आपके साथ हो जाएगी। तो एकदम से एक दिन में सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो। सर एक जो पॉइंट है ना लास्ट, कि 100 बुक्स 1 टाइम और 1 बुक 100 टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आप 100 किताबें मत पढ़ो, कि ज्योग्राफी की 100 किताबें पढ़ ली, सही बात, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। एक किताब को 100 बार पढ़ लो। राहुल सर कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का। सर ये पूरा रिवीजन बता रहा आपका। यस, जो शुरू से अब तक हम बात कर रहे हैं ना, रिवीजन वो यही बता रहा कि आप नया हर दिन मत निकालो। नहीं, आपको टॉपिक बता दिए गए हैं, अब इन्हीं को बार बार देखो क्या है, रिवाइज करो। कभी क्या चीजें ऐसा होता है कि अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी चीजें होती है, अरे यार ये फिर से, बट देखिए परीक्षा निकालना है तो सब करना हो। बिल्कुल। और अगर अभी 4 महीने कर लिए ना तो अगले 40 साल सुधर जाएंगे। बिल्कुल सर, कर लेना चाहिए मेरे तो हिसाब सर में। ये यार है ना सर ड्राइविंग जैसा है। तुमने कार, किसी भी कार से चलाना बार बार रिपीटेशन सीख लिया ना, फिर दुनिया की कोई भी कार चला लोगे, सही बात, उसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली, बिकॉज कार चलाना सीख चुके हो। याद रखना। और अगर तुम ये करो कि आज ये कार चलाई, कल ऑटोमेटिक चला ली, तो तुम्हारी जो परफेक्शन है ना, वो कहीं पर भी बनती नहीं है, बार गिर मुश्किल हो जाएगी बच्चों को। वही आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला 3 चीजें, हेल्दी, प्रॉपर स्लीप, आउटडोर एक्टिविटी, ध्यान रखो अपना। ये हमारी ओर से भी एक सजेशन है कि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा एक अच्छा भोजन, अच्छी नींद और हल्का फुल्का दौड़ लिए, भाग लिए, जो भी आप आपके तरीकों से व्यायाम करते हो, जिम चले गए, जो बेहतर आप कर सको, आपको ये तीनों चीजें काम करना है ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा संतुलित रहे पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है। और इनके साथ साथ सर एक हमारी तरफ से भी है कि जितनी भी चीजें आपको बताई, अगर इन चीज़ों को आप सटिक मैनर में करना चाहते हो कि सर ये इतनी सारी चीज़ें इसको मैं अकेले कैसे करूंगा, तो हमारा साथ भी आप ले सकते हो। हम आप लोग के लेकर के आए NDA 1 शौर्य 2.2 बैच लाइव हो गया है, अभी शुरू चालू हो चुकी है, जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे, आपको ना बनाने पड़े ऐसे। नेशन वाइड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि हमारी संग्राम टेस्ट सीरीज है, रणभूमि है सर। ओके। फिर समरी लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर के बाद एक समरी लेक्चर जो आपको तोड़ के मिल जाएगा। वीकली एंड मंथली टेस्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वीकली टेस्ट 7 दिन का, मंथली टेस्ट 1 महीने का आपका वो हो जाएगा। SSB रिकॉर्डेड सेशन भी आपको दिए जाएंगे, इवन जो जब आप एग्जाम निकाल दोगे तब आप बोलोगे कि हाँ सर ये काम की चीज थी यार। डेली एंड मंथली करंट अफेयर्स आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर बैच के अंदर मिलेगी। तो अगर आप बेहतर कर सको तो आपको सारी चीजें बता दी। और साथ ही साथ हमारे एक साथ भी है, आप डिफेंस वाला चैनल के ऊपर जाएंगे जहां पर आप ऑफिशियल चैनल पर वीडियो देख रहे हो, आपको इस बैच को कैसे खरीदना, क्या तरीका होगा, सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई है। तो सर अब हमने हमारे तरीके बता दिए, अब आप आपकी प्रिपरेशन में लग जाइए। बिल्कुल सर, सभी नहीं के ऊपर है, समय 120 दिन है, बट 120 दिन में भी सब कुछ अचीव किया जा सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग आपने करी, जो बातें हम लोगों ने बताई। और सर बेस्ट तो यहाँ पर है ही बच्चों बराबर, वहां पर तो हम आपको मिलेंगे सही। तो मिलते हैं बैच के अंदर, या मिलते हैं आपके सिलेक्शन के साथ साथ। जय हिंद। जय हिंद।